चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं आखिर कोकोस आइलैंड डिस्प्यूट क्या है और इंडिया और म्यांमार के बीच में ये कोकोस आइलैंड डिस्प्यूट रियलिटी में क्या मैटर करता है और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा या फिर क्या नुकसान हो सकता है। जैसे इस मैप में हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है और इसके बगल में मैंने येलो कलर से म्यांमार रखा है। और ये बात समझना जरूरी है, इंडिया और म्यांमार दोनों आपस में कुछ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेनली 7 सिस्टर्स में आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी से म्यांमार का लैंड बाउंड्री है। अब हमको थोड़ा सा और समझना, ये कोकोस आइलैंड डिस्प्यूट आखिर रियलिटी में है क्या। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, ये जो है ना हमारा इंडिया का आइलैंड जिसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं, और ये हमारा साउथ ईस्ट में है और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है। लेकिन मेन प्रॉब्लम इसके साथ हुआ था, ये अंडमान एंड निकोबार है और इसका अपर में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है कोकोस आइलैंड। मेन डिस्प्यूट इंडिया और म्यांमार के बीच में ये है। और अगर हम ये कोकोस आइलैंड से हमारा कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन में कुछ फ़ायदा होता है। जैसे देखते हैं, अगर इसी मैप को हम इस वाले पार्ट को अगर जूम करें तो बगल में देखिए नीचे अंडमान एंड निकोबार है, उससे ये ऊपर में एक थोड़ा सा आइलैंड से कोकोस आइलैंड बोलते हैं। वैसे तो इसके बीच में दूरी ज़्यादा नहीं और मैं दिखाया भी हूँ तो ये थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, रियलिटी में वो बहुत छोटा है। ठीक है, ये रहा इंडिया में। पहले इसकी कुछ हिस्ट्री हम समझते हैं, फिर समझेंगे कि आखिर कोकोस आइलैंड डिस्प्यूट है कहाँ। जैसे कोकोस आइलैंड डिस्प्यूट, देखिए पहले जब इंडिया और म्यांमार अखंड भारत का पार्ट था तो कोकोस आइलैंड इंडिया के पास था। लेकिन जब इंडिया और म्यांमार 1937 में दोनों डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि ब्रिटिश को उतना बड़े पार्ट में रूल करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो ब्रिटिश इंडिया के लिए अलग कॉलोनी बनाया और म्यांमार के लिए अलग कॉलोनी बनाया और म्यांमार को अलग गवर्नमेंट के थ्रू ब्रिटिश रन करने लगे। ठीक है, तो उस समय ये डिसीजन हुआ था कि कोकोस आइलैंड म्यांमार को दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय ये कोकोस आइलैंड म्यांमार को दे दिया गया। फिर 1937 में वो अलग हुए थे, इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे, अलग हुए थे, बस इंडिया से अलग हुए थे। लेकिन अभी भी वहाँ पे कंट्रोल ब्रिटिश का ही था। इसके कारण वो आइलैंड हम लोग म्यांमार को, उस समय कुछ आया, कुछ रूल बना, उसके कारण हम लोग वो आइलैंड म्यांमार को दे दिए। लेकिन दिक्कत इसका और थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। अब 1942 का बात है, लगभग वर्ल्ड वार का टाइम चलता है, वर्ल्ड वार 2 का। तो जापान इस तरह अटैक किया और अंडमान निकोबार के साथ साथ ये कोकोस आइलैंड को भी कब्जा कर लिया अपने पास। अब देखते हैं, जैसे ये इस दोनों के साथ कोकोस आइलैंड को कब्जा किया, ठीक है, और जैसे हमारा ये जापान के पास 1942 से था। लेकिन जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1945 के आसपास, तो जापान इस आइलैंड को इंडिया को गिफ्ट कर दिया। और इंडिया को नहीं, अगर और अच्छे से बोला जाए तो वो इंडिया के सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्लस कोकोस आइलैंड गिफ्ट किया था। तो देखा जाए तो ये हमारा अंडमान एंड निकोबार, कोकोस आइलैंड तो हमारा हुआ। अब समझते हैं यहाँ डिस्प्यूट क्या हो रहा है। इंडिया का था, लेकिन जब 4 जनवरी 1948 में म्यांमार आज़ाद हुआ और हम इंडिपेंडेंस मिला, और हमको 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, तो हमारे लगभग हमारे इंडिपेंडेंस के 4 to 5 मंथ्स बाद इनको भी इंडिपेंडेंस मिल गया। और इंडिपेंडेंस मिला तो उस समय उस जगह के किंग बने ऊनू। ये जो पर्सन का आप पिक्चर देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है ऊनू, और ये उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, और ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने और हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने। और इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था। उन्हें उसी के कारण क्या हुआ, इस फ्रेंडशिप के कारण उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा कोकोस आइलैंड, आखिर कोकोस आइलैंड हमारा था, ये हमको दे दीजिए। तो कुछ ये भी डिसीजन किया और फाइनली कोकोस आइलैंड इनको ये एज अ गिफ्ट के रूप पे उसको ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, अब ट्रांसफ़र की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा ये तो दिए थे इनको नहीं दिए थे। समझते हैं हम किसको दिए थे। ये म्यांमार के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एज ए गिफ्ट दिए थे। उसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है कि किसको दिया गया था, कब दिया गया था, बस वो एक ऐसे कि चलो हम दे देते हैं। तो ये म्यांमार के इस गवर्नमेंट को वो चीज़ गिफ्ट कर दिए। ठीक है, गिफ्ट की कोई दिक्कत नहीं है। अब म्यांमार यहाँ क्या किया है ये समझते हैं। म्यांमार इस आइलैंड को चाइना को लीज पे दे दिया। यहाँ लीज मतलब समझते हैं ना, जैसे मान के जिसको हम रेंट बोल सकते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज में, उसको रेंट पे देते हैं कि बोले आओ रहो यहाँ, डेवलपमेंट करो, जो होगा हमें भाड़ा दे देना। तो लगभग 2006 का ये फिगर है। इस टाइम पे कोकोस आइलैंड सैटेलाइट व्यू से ऐसा था, लेकिन 2021 की फिगर देखिए, वहाँ इतना अच्छे से डेवलपमेंट हो गया है चाइना का।
ये डेवलप म्यांमार का नहीं और चाइना का, और चाइना का ये है डेवलपमेंट कि वहाँ पे लोग नेवी बेस बनाना चाहते हैं। अब नेवी बेस का मतलब क्या हुआ कि वो लोग अपना पूरी नेवी को यहाँ सेटल करना चाहते हैं। वो सेटल क्यों करना चाहते हैं इसको भी समझते हैं। देखिए कोकोस आइलैंड हम लोकेशन देख लिए और इस फिगर में हमको ये जो ब्लू वाला दिख रहा है कोकोस आइलैंड है। अब चाइना आखिर यहाँ पे अपना मिलिट्री या फिर नेवी क्यों शिफ्ट कर, अगर वो यहाँ पे उनका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनको ये सब एरिया भी मिल जाएगा। हमारा कुछ ट्रीटी है पूरे यूएनओ के साथ, तो उनको ये आइलैंड में हम स्पॉट आते हैं, बस ये समझते हैं उनको कोकोस आइलैंड मिला। तो इसके कारण हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, और कोको आइलैंड मिला तो वो हमारे पास यहाँ पे श्रीहरिकोटा और इस जगह पे वो अब्दुल कलाम आज़ाद आइलैंड पे ये नज़र रख सकते हैं चाइना। और जब इस दोनों पे नज़र रख सकते हैं और ये हमारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का बात हो सकता है आगे चल के। तो ये रहा कोकोस आइलैंड मेन डिस्प्यूट कि हमको कुछ भी करके यहाँ से चाइना को वापस भेजना है या फिर कम से कम कोकोस आइलैंड को वापस लाना है, ताकि हमको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चाइना हमारे श्रीहरिकोटा या फिर यहाँ पे कोई नज़र नहीं रख सके, ये दिक्कत है। और हम जैसे इस फिगर में देखें चाइना यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत तेज़ी से। अगर हमारे 14 ईयर्स का है और 14 to 15 ईयर्स में इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया है और यहाँ एयरपोर्ट बना लिया है, वो नेवी उतना तैयारी कर रहा है। ये है मैम मेन कोकोस आइलैंड डिस्प्यूट। और अभी अब देख रहे हैं म्यांमार का अभी क्या कंडीशन चल रहा है। इसमें आप दो का फिगर देख रहे होंगे, ये जो है हमारे पास ये जो फिगर है एंग सैन सू की है, जो 2020 तक म्यांमार की पीएम थी। अब समझ ये एंग सैन सू की है कौन। एंग सैन सू की ये जो पर्सन यहाँ बगल में, आप इनका अगर फिगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इनको हम एंग सैंग बोलते हैं, ये इनकी डॉटर है। इसमें दोनों का रिलेशन कैसा था, दोनों में क्या, देखिए हम बोले जो फर्स्ट बने थे प्राइम मिनिस्टर वो एंग सैंग बने रहे थे, लेकिन कुछ कारणों के कारण इनका देहांत हो गया। उन्हीं के कारण इनकी ये फ्रेंड उनु पीएम बने। तो कहीं ना कहीं ये वहाँ के एक पॉलिटिशियन थे जो म्यांमार को इंडिपेंडेंट में बहुत बड़ा मदद किए, और इन्हीं की बेटी ये है एंग सैन सू की, इन्हीं की बेटी है। अब समझिए हम लोग जो जब जवाहरलाल नेहरू गिफ्ट किए थे कोकोस आइलैंड, वो इनके गवर्नमेंट को गिफ्ट किए थे। इनके कारण क्यों क्योंकि ये देखिए ये अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं, अच्छे से चला सकते हैं, अगर इनको हम देते हैं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम का बात नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनके गवर्नमेंट को गिफ्ट किए थे। तो 2020 में एंग सैन सू की कर रही थी, लेकिन वह फरवरी के पहले इलेक्शन हुआ म्यांमार में। उस इलेक्शन के कारण क्या हुआ, ये जो हमारे पास है मिंग यांग इनका नेम है, वहाँ के वो मिलिट्री जनरल मतलब मिलिट्री चीफ है, मतलब जनरल है वहाँ के। और ये क्या है कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कंडक्ट भी हो गया और इलेक्शन में ये जीत भी गई, लेकिन ये इलेक्शन में जीत भी गई एंग सैन सू की। लेकिन इनका क्या करना था कि ये जो है यहाँ पे इलेक्शन हुआ है वो मतलब वो इलेक्शन में कुछ ड्रॉबैक्स है या इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट नहीं हुआ है। उसके कारण क्या कि ये यहाँ पे मिलिट्री कूप लेते आए और उस टाइम से अभी तक यहाँ पे इन्हीं का पावर चल रहा है। 1 जनवरी 2021 से अभी वहाँ जो म्यांमार है वहाँ मिलिट्री कूप है। अब मिलिट्री कूप समझ से क्या होता है, अगर कोई कंट्री के मिलिट्री का कोई जनरल कंट्रोल कर लेता है तो उसको हम मिलिट्री कूप बोलते हैं, ठीक है। ये मिलिट्री कूप हो गया। तो यहाँ पे थे। अब वहाँ फ्रांस का और सा सिचुएशन म्यांमार का और सा सिचुएशन। अब देखिए म्यांमार में मिलिट्री को पे ये रोड पे आर्मी उतार दी, आर्मी को डिप्लॉय कर दिए हैं। तो इसे जो कॉमन पर्सन है, जैसे इस फिगर हम देख रहे हैं, इसमें कॉमन पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और म्यांमार के हर एक स्टूडेंट का ये कहना है कि वी डोंट एक्सेप्ट मिलिट्री कूप। वी डोंट एक्सेप्ट मिलिट्री कूप मतलब हमको मिलिट्री कूप नहीं चाहिए। हमको जो पुराना था, यहाँ पे भी देखिए ये जो है हमारे पास मिंग यांग, इनका सब सपोर्ट में कोई नहीं है, सब इनका विरोध कर रहे हैं। और सबका ये कहना है वी स्टैंड विथ एंग सैन सू की, मतलब सबको एंग सैन सू की का लीडरशिप वापस चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे अपने कोकोस आइलैंड को वापस ला सकते हैं या फिर कैसे हम चाइना को वापस भगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारे जो म्यांमार के सिटीजन हैं वो भी इनको मिलिट्री को हटाना चाहते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे ये कोकोस आइलैंड इनका है। तो देखिए हम तो लोग गिफ्ट किए थे ना,
और गिफ्ट हम तो ऐसा नहीं कि हमारे दुश्मन को लाके वो यहाँ बैठा देंगे, और चाइना के लिए हमारे एक बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको लाके यहाँ बैठा देंगे तो हम ये मिलिट्री जनरल से कुछ बातचीत कर सकते हैं। बातचीत में ये डिस्कशन ला सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, हम आपको तो दिए नहीं थे, हमारा कोकोस आइलैंड वापस कर दीजिए, या फिर हम आपके जिस गवर्नमेंट को दिए थे उस गवर्नमेंट को आप वापस लाइए। तो कोकोस आइलैंड क्योंकि यहाँ आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को दिए थे और अभी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा कोकोस आइलैंड वापस दीजिए। इनके पास तब दो ऑप्शन बचेगा हमारे पास, मिंग यांग के पास, जो अभी वहाँ के मिलिट्री जनरल है, वो उन्हें दो ऑप्शन बचेगा। पहला अपना वो गवर्नमेंट हटाए, वापस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाए, म्यांमार की पब्लिक खुश, और म्यांमार की पब्लिक खुश, और हमको समझ से एंग सान सू की वापस आना इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। जो एंग सान सू की या कोई भी हमारे पास एंग सान सू की थी, वो इंडिया का 50% साथ दे रही थी, तो 50% चाइना का, वो 100% ना इंडिया के साथ ना 100% चाइना के साथ थी। लेकिन जैसे मिलिट्री जनरल मिंग यांग आए हैं, मिंग यांग, ये 90% चाइना का साथ है। और ये देखा जाता है कि कोई भी मिलिट्री जनरल जो होते हैं वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि वो चाइना का ही साथ देंगे, क्योंकि वहाँ एक स्टेबल फॉर्म गवर्नमेंट है, तो ये उनका साथ दे रहे हैं। जब ये उनका साथ दे रहे हैं तो हमारे लिए कितना डिस्प्यूट है, और यहाँ चाइना को जल्दी से जल्दी डिप्लॉय करवाने में फास्ट हो जाएगा चाइना का। तो ये हमको चाइना को हटाना है, तो हम ये इनसे कर सकते हैं, ये हमको आइलैंड दो या अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाओ। तो प्रोबेबिलिटी कुछ है कि हमारा आइलैंड ये दे दे। अगर नहीं देते, हम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट करने देखिए, चाइना के पास जाएंगे, चाइना को बोलेंगे क्या, नहीं देखिए भारत या इंडिया हमारे साथ कोकोस आइलैंड वापस मांग रहा है, तो चाइना देखिए कभी कोई कंट्री का फाइट होता है, कोई थर्ड कंट्री उसे पार्टिसिपेट करने नहीं आता है, चाइना भी डायरेक्ट नहीं, चाइना बस धमकी देगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बस वो एक धमकी के तौर पे दे सकता है, और वो डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करने के लिए नहीं आएगा। नहीं ले सकते, कुछ हम एक्शन ऐसा कर दे इंडिया कि यहाँ का वापस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए। मतलब कि ये जो मिंग यांग है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वापस आ जाए, नहीं आए तो हम एक्शन ले सकते हैं, एक्शन लेके हम वापस लेते आए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब वापस लेते आए, और जब इसका यहाँ पे इसको ला सकते हैं, छोटा आइलैंड तो हमारा हो ही सकता है, तो हम छोटे आइलैंड को ये ले सकते हैं, कोको आइलैंड को, ठीक है। लेकिन जैसे हम इस कोको आइलैंड को ले लिए, तो यहाँ पे लीडर एंग सान सू की, वहाँ के सिटीजन को एंग सान सू की को उनको अपना गवर्नमेंट वापस मिल गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन देखेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी बाई चांस 0.0001% म्यांमार ये गवर्नमेंट एंग सान सू की ये चीज़ बोली कि कोको आइलैंड देखो इंडिया हमसे ले लिया है, हमारा आइलैंड था, तो इसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अफेयर हो सकता है। तो कोई और एंग सान सू की है, वो 5 ज़्यादा विश्वास करते हो इंडिया के पास है, वो हमको कोको आइलैंड वापस कर दीजिए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो चुका है, और हमको पता है वो 50% इंडिया का, तो 50% चाइना का, दोनों का साथ देगा। तो आ चुका है, तो हम उनके सामने ये प्रपोजल रख सकते हैं कि अच्छा हम रिटर्न कर देंगे, लेकिन एट अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए कि ये हम रिटर्न करेंगे, लेकिन इस पे आप इस आइलैंड को आप किसी को लीज पे नहीं देख सकते। मतलब किसी भी कंट्री को आप इसको लीज पे यानी रेंट पे नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे चाइना का जो डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ, चाइना को उसको वापस जाना पड़ेगा, और जैसे यहाँ से चाइना वापस चले गया इस कोकोस आइलैंड से, चाइना वापस चले गया, और जैसे चाइना इस कोकोस आइलैंड से वापस चले गया, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमारा म्यांमार का हमारे साथ दोस्ती बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। तो अगर हम ऐसे चाहें तो दो चीज़ कर सकते हैं, कोकोस आइलैंड डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है पूरी तरह से, और दूसरी चीज़ हम म्यांमार में वापस से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी नमस्ते, अब अगली बार अगले वीडियो में मिलते हैं।